नमस्ते दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से है आपका दोस्त अशोक गोयल आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट न करके टॉपिक पे आते हैं। बात कर रहा हूं प्रस्तावना की। हमारे संविधान जहां से शुरू होता है एक प्रियम्बल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना पे आज अपन बात करेंगे। जो ये प्रस्तावना है इसको प्रियम्बल, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका का मतलब होता है जिसमें हमारे उद्देश्य लिखे हुए हैं। प्रस्तावना प्रारंभ को कहते हैं। तो ये जो है इस पे अपन विस्तार से बात करेंगे। ये मैंने इसलिए पहले से लिख दी ताकि आपका टाइम खराब ना हो और ज्यादा, इसलिए सारा कुछ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है। तो उद्देश्य प्रस्ताव से। और उद्देश्य प्रस्ताव कब लाए? जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर 1946। और इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ये जो हमारी उद्देशिका है इसके हर पक्ष पे अपन बात करेंगे। तो ये उद्देशिका जो ली गई है ये कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से इस उद्देशिका का विचार लिया गया। कहां से? अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका को लिया गया है, जो इसका विचार लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कुल मिला के अब आते हैं इस टॉपिक पे, जो मैंने इस एक एक चीज को समझेंगे। क्या है इस उद्देशिका में, ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है संविधान में, जबकि हम इतना इग्नोर करते हैं इसको। इससे रिलेटेड हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप के आजकल, और नए नए क्वेश्चन जैसे क्रम से जो शब्द है दिए हुए, विशेषताएं दी हुई है वो होनी, या चाहे उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित हो, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो न्याय है ये कहाँ से लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, और जो ये तिथि है 26 नवंबर 1949 इसके बारे में हो। ये सारे के सारी जो बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो लाइन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो अमेरिका की प्रस्तावना है ना उसकी तरह ही है कुछ। और ये कहता है कि जो संविधान है ना इसका जो स्रोत है ना वो कौन है? भारत के लोग। संविधान का स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं। और इसमें सब शामिल होते हैं पूरे भारत के लोग, जो इस संविधान का स्रोत है प्रस्तावना में कहा गया है। और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? तो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भी आपको समझाएंगे, या संप्रभु भी आप इसको कहते हैं, कह सकते हैं। कैसा? संप्रभु, एक समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष, यानी इस प्रकार की इसकी प्रकृति है। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये जो सारे शब्द है एक एक पे बात करेंगे अपन। प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु। संप्रभु, संप्रभु का मतलब ये होता है कि भारत किसी और शक्ति के अधीन नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र है और इस पे कोई दबाव से या किसी प्रकार से कोई भी किसी और का कानून लागू नहीं होता।
भारत स्वयं संप्रभु है अपने राज्य क्षेत्र में और सारे फैसले खुद लेता है। समाजवादी, समाजवादी का वैसे तो मतलब जो वह व्यवस्था होती है, ये शब्द बाद में जोड़ा गया, एक्चुअल में मूल जो प्रस्तावना थी उसमें ये शब्द नहीं था। समाजवादी का मतलब होता है कि जो राष्ट्र में जो सरकार होती है, आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक स्रोत होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा सरकार के हाथ में होते हैं, न कि प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। एक्चुअल में ये इतना प्रासंगिक नहीं रह चुका है 1991 के बाद, जब से उदारवाद व निजीकरण वगैरह शुरुआत हुई। एक पंथ निरपेक्ष ये अनुच्छेद 25 से लेके और 28 तक आप इसको देख सकते हैं। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान आदर दिया जाएगा। ये होता है पंथ निरपेक्ष का मतलब। राज्य खुद पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पे धर्म जो है वो वैयक्तिक है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र का मतलब इब्राहिम लिंकन के अनुसार आपको पता है, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन जो होता है उसको कहते हैं लोकतंत्र। तो एक्चुअल में लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जो भारत में है वो अप्रत्यक्ष है, लोकतंत्र है। प्रतिनिध्यात्मक जो है, प्रतिनिध्यात्मक और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में। तो ये सारी प्रस्तावना के अंदर जो प्रकृति है हमारे संविधान की कैसी है उसको आप जान सकते हैं। गणराज्य का मतलब क्या होता है, यानी भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसको चुना जाता है, उसका चुनाव होता है, न कि वो किसी वंश परंपरा से होता है। इसलिए ये जो है भारत जो है वो गणराज्य, इसका जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वह चुना जाता है, न कि वो वंश के आधार पे उसको पद दिया जाता है। अब हम बात करते हैं उद्देश्य, हमारे संविधान के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो सबसे पहली बात न्याय। न्याय कौन से न्याय बताए हुए हैं यहाँ पे प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? किसी धर्म, वंश, जाति, स्थान, क्षेत्र, भाषा इत्यादि पे किसी पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये होता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, जो कि कोई भी कार्य करना या कोई वृत्ति करना है उसमें सबको समान अवसर दिए जाएं, ये होता है आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय यानी आप किसी भी दफ्तर में काम करना या वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकार में शामिल होने का अधिकार है इत्यादि, ये सारे किसमें आते हैं? राजनीतिक अधिकार में। अब स्वतंत्रता, वैसे आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, संपत्ति की हटा दी गई है उसके बाद। और यहां प्रस्तावना भी कम से कम आपको 5 मिलेगी: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये देखो 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई है इस प्रस्तावना के अंदर, और 6 प्रकार की जो है टोटल आर्टिकल 19 के अंदर दी गई है स्वतंत्रता। और समता का मतलब होता है समानता। समानता किसमें दी गई है? आर्टिकल 14 to 18, 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। उसमें समानताओं का वर्णन किया गया है। ये भी प्रेमबल यहीं पे इसमें बताया गया है, उसके बाद उसमें वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों में। और एक बात होता है बंधुता या बंधुत्व।
बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। ये सारे की सारी इसकी जो है वो उद्देश्य है या विशेषताएं हैं, जो भी आप कह सकते हैं। ये मोटे मोटे शब्दों में जो मुख्य मुख्य बात है वो तो है ये, ठीक है। अब ये जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहां से लिया गया है, किससे प्रेरित है? रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। इसको बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। कौन सी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। और 3 शब्द ये है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो 3 शब्द है ये लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 के अंदर। आपको पता ही होगा फ्रांस की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारी जो बातें थी मोटी मोटी मैं आपको बता चुका हूं। एक और बात जो मूल उद्देशिका जो थी हमारी, उसमें उसके बाद में इसमें एक बार संशोधन किया गया, और ये आप नोट कर लिया होगा, एक बार संशोधन किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। उस समय 3 शब्द जोड़े गए। एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है ये बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के इंदिरा गांधी के समय इनको जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछते हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण, जो ये हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये जो शब्दावली है, एक क्रमवार है, ये आपको याद होनी चाहिए। आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। अब ये आपने देख ली, मैं मिटा देता हूं। और भी इससे संबंधित बातें हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे पूरा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए या किसी भी प्रकार की बात इससे संबंधित है वो सारी क्लियर हो जाए। तो इससे बात जो भी है वो क्लियर हो जाए। एक नाम है बहुत ही फेमस, N.K. पालकीवाला। N.K. पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र। परिचय का मतलब यानी ये पूरे संविधान को इंट्रोड्यूस करती है कि ये संविधान में की मूल भावना क्या है, इसका मर्म क्या है, वो पता चलता है। एक ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव एक प्रमुख न्यायविद हुए। इन्होंने क्या कहा इसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में? इन्होंने कहा यह संविधान की आत्मा, 3 शब्द याद रखने, आत्मा, कुंजी और आभूषण। आत्मा, कुंजी, आभूषण, ये 3 शब्द याद रखना। तो पूरा मिला के अगर कहें तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि
प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है, उसकी कुंजी है तथा उसका आभूषण है। ये किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। एक हुए अर्नेस्ट बारकर, प्रमुख लेखक हुए अर्नेस्ट बारकर। इन्होंने जो लिखने वाले थे ना इसको, हमारे संविधान सभा के, उनको बुद्धिजीवी कह के सम्मान दिया। इनकी पुस्तक के प्रारंभ में इन्होंने जो प्रेमबल है भारत की, ये लिख के और इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हुए इसको बुद्धिजीवी कहा। जो लिखने वाले हैं उनको बुद्धिजीवी कहा। किसने? अर्नेस्ट बारकर ने। इनकी एक बुक आई थी जिसके अंदर ये सब है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1951, अर्नेस्ट बारकर की किताब। आजकल बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है अर्नेस्ट बारकर के बारे में। ये तो महत्वपूर्ण जो थे कथन थे इस बारे में, किसने क्या कहा। अब हम जो बात करेंगे वो इसके संशोधन से संबंधित बातें हैं, या इसको मूल ढांचे में जो शामिल किया गया उससे संबंधित बातें हैं, या जो प्रमुखवाद है जैसे कि बेरुबारीवाद है, और एक और प्रमुखवाद है केशवानंद भारतीवाद है, LIC ऑफ इंडियावाद है। इसके बारे में बात करेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में संविधान में प्रावधान इत्यादि में बात करेंगे। एक और बात जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण थी इसमें लिखी हुई, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विधि दिवस। विधि दिवस शुरुआत की गई है विधि दिवस की, ये 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्यों? क्योंकि हमारी प्रस्तावना है वैसे। और एक और शब्द यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी, इसको मिटाना पड़ा। अंगीकृत जो शब्द है, आत्मार्पित शब्द है, जो ये सारे शब्द है, इनका इसके बाद में डेट के बाद में जो वर्णन किया गया है इसके बारे में भी उसमें लिखा हुआ है कि हम इसको स्वीकार करते हैं, हम इसको लागू करते हैं और हम इसको अपनाते हैं, आत्मार्पित करते हैं, यानी अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। अब ये 26 नवंबर 1949 है, ये तो प्रस्तावना में डेट है, हमारे संविधान जो लागू हुआ उसकी, यानी उस हिसाब से कुछ अनुच्छेद लागू हुए, और जो 26 जनवरी 1950 जब भारत गणराज्य बना और पूरे संविधान को लागू किया गया, तो इसका वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 394 के अंदर। और ये जो तिथि है ये प्रस्तावना के अंदर अंकित है। और जो 26 जनवरी 1950 की जो तारीख है वो किस में दी गई है? आर्टिकल 394 के अंदर। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे उन्होंने इसे दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा। दीर्घकालीन सपनों का विचार। दीर्घकालीन सपनों का विचार, ये कहा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब ने प्रस्तावना के संबंध में। अब हम बात करते हैं इसके संबंधित जो विवाद है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1960 का बेरुबारीवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ, और ये सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर, प्रस्तावना के अंदर 1960 का जो है बेरुबारीवाद।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया तथा बेरोजगारीवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। संविधान का भाग नहीं। और जब संविधान का भाग नहीं है तो उन्होंने कहा ये संशोधनीय नहीं है। संशोधनीय नहीं, ये बात की थी बेरोजगारीवाद में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना का भाग है यह संविधान का भाग नहीं है तथा ये जो है संशोधनीय भी नहीं है। फिर दूसरा नंबर आता है किसका? केशवानंद भारती, जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है, उसकी बात अपन करेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब तक के अगर संविधान संशोधन की बात करें या प्रमुख वाद जो हुए उनकी बात करें तो उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण अपने संविधान के अंदर जो है वो कौन सा वाद है? केशवानंद भारती वाद। ये जो फैसला है, सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की पीठ, 13 न्यायाधीशों की पीठ ने एक फैसला दिया था। ये केशवानंद भारती जी थे, ये केरल के शंकराचार्य थे उस समय, और इंदिरा गांधी के समय इन्होंने केस लड़ा था। जो कुछ चीजें 9th शेड्यूल में डाल दी गई थी, उसके बाद में वो जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाता है, तो इस केस में जो एक फैसला आया था, वैसे केशवानंद भारती तो ये फैसला ये जो केस था ये हार चुके थे, लेकिन देश जीत चुका था। जो मुख्य न्यायाधीश थे A.K. सीकरी, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया था, जिसके कारण आप समझ सकते हो कि आज संविधान हमारा जीवित है। नहीं तो शायद ऐसी भी सरकारें आई जो खत्म भी कर सकती थी, बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता था, लेकिन जो इसकी मूल भावना जीवित है तो सिर्फ इस वाद के कारण है। ये आप नोट कर लीजिए और याद रखिए कि इससे महत्वपूर्ण कोई वाद नहीं है। केशवानंद भारती, A.K. सीकरी और 13 न्यायाधीशों की जो पीठ है, इसने प्रस्तावना जो है इसको संविधान का भाग माना। प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान का भाग है इसलिए ये संशोधनीय भी है। संशोधनीय है और संशोधनीय है तो इसके बाद में आप देख लो 1976 के अंदर जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, संशोधनीय है, उसमें परिवर्तन किया गया। इस केस को पलट दिया गया बेरोजगारीवाद को, और केशवानंद भारतीवाद में जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग माना तथा ये संशोधनीय है। 13 न्यायाधीशों की जो न्यायिक पीठ थी बहुत ही बड़ी, उसमें A.K. सीकरी ने फैसला सुनाया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? मूल ढांचे का सिद्धांत। तो मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता। किसी भी संविधान संशोधन से हमारे मूल ढांचे को नुकसान नहीं होना चाहिए और उसके बाद में
LIC ऑफ इंडिया का मामला एक और है बहुत ही महत्वपूर्ण। ये तो था केशवानंद भारती मामला। एक है LIC ऑफ इंडिया 1995। ये सारे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भी केसेस है। और इसके बाद में यही बात कह सकते हो आप, इस प्रकार से जो बात कही 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में या बाद में, कि प्रस्तावना जो है संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो इस प्रकार ये पूरी प्रेम्बल थी उद्देशिका। कम से कम इसको पूरा एक बार तो याद कर ले प्रेम्बल को खुद को। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है उससे संबंधित जो रूस की क्रांति से ली गई है, समता स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना है वो फ्रांस की क्रांति से ली गई है। और इसके उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति जो मैंने बताई और किसने इसके बारे में क्या कहा, और ये जो प्रमुख वाद है ये प्रस्तावना से संबंधित है। तो कुल मिला के प्रस्तावना जो है ये हमारे उद्देश्य और पूरे संविधान का मर्म है। तो KM मुंशी ने इसको